प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने रस संप्रदाय और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा की हैं, जिसमें रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति पर मैंने 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में आपको पढ़ाए, क्योंकि इसके ऊपर आपके 10 अंकों का एक प्रश्न परीक्षा में आता है। मुख्य परीक्षा में दोनों अथवा में आते हैं और उनमें से एक आपको करना है। साथ ही आपके आधुनिक काव्य आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पाठ्यक्रम में है। काव्य का इतिहास यानी आधुनिक काल की प्रमुख काव्य धाराएँ, जिसमें भारतेंदु युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 तक, छायावाद 1918 से लेकर 36 तक, और प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक, और प्रयोगवाद 1943 से 1952 तक, नई कविता 1954 से 60 तक, साठोत्तरी कविता 1960 के बाद। इस तरह से ये काव्य धाराएँ आपके पाठ्यक्रम में हैं, और आपके जो प्रश्न आएगा वो 12 अंकों का प्रश्न होगा इसके ऊपर, जो इतना ये आप पढ़ेंगे इस पाठ्यक्रम में आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में। और उसमें आपके द्विवेदी युग को अभी हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और प्रवर्तियों पर 3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा, और पिछली जस्ट ऑनलाइन कक्षा जो हुई थी उसमें हमने द्विवेदी युगीन साहित्यकारों पर चर्चा की है, और आज 9 कवियों पर हमने उनकी रचनाओं और कवियों के लिखे गए साहित्य पर हमने चर्चा की। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्विवेदी युग के शेष रहे 10 नंबर क्रम से लेकर के शेष कवियों और द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और आज हम इस विषय को पढ़ेंगे। पुणे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो इसके तुरंत पहले जो कक्षा हुई थी उसके बारे में बता देता हूँ कि श्रीधर पाठक की रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा है, और इनके बाद हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके स्वयं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ, उनको हमने पढ़ा है, उनकी रचनाओं को पढ़ा। और मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात है, जिनकी 40 रचनाएँ लिखी हुई हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया, और इनकी रचनाओं को हमने 4-5 कालखंडों 5 भागों में विभाजित किया था। उन भागों को भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा, आप उनको याद कर लें, और उनकी चर्चित पंक्तियों के बारे में भी मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये आधुनिक युग के कृष्ण भक्त कवि। मैथिली शरण गुप्त जो है आधुनिक युग के राम भक्त कवि के रूप में भी विख्यात है। कवि सम्राट के रूप में ये उपाध्याय जी जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं को विस्तार से हमने पढ़ा। सियाराम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई, उनके बारे में पढ़ा। रामचरित उपाध्याय, इनकी रचनाओं के बारे में लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी जी और नाथूराम शर्मा शंकर तक, इन 9 कवियों का संक्षिप्त परिचय, इनकी रचनाओं, इनकी खूबियों, इनके महत्व के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं द्विवेदी युग के 10वें कवि गया प्रसाद शुक्ल सनई। इनकी जो 3 रचनाएं, प्रेम पच्चीसी, कृषक कृंदन, कुसुमांजलि, और 11वें कवि है राय देवी प्रसाद पूर्ण, अमलतास, स्वदेशी कुंडन बहुत चर्चित रचना इनकी, वसंत वियोग। और ये जो तीनों रचनाएं ये पूर्ण संग्रह में संकलित हैं। और लाला भगवान दीन जी, इन्होंने वीर शतराणी, वीर पंचरत्न, वीर बालक जैसी उपदेशात्मक वीर रस की रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। रूप नारायण पांडे, इनकी भी वन विहंगम और दलित कुसुम, इनकी रचनाएं जो पराग संग्रह में संकलित हैं, प्रबंध काव्य हैं इनके। इसी तरह से द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी, और इनकी जो रचनाएं द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, कृष्णायन काव्य लिखा इन्होंने 1943 ईस्वी में, काफ़ी बाद में प्रकाशित हुआ, ये लिखा हुआ पहले का है। रामचरित मानस के अनुकरण पर कृष्ण संबंधी प्रबंध काव्य, इनमें 7 कांड, एक तरह से 7 अध्याय है। अवतरण, मथुरा कांड, द्वारका, पूजा कांड, गीता, जय कांड, आरोहण आदि। और शेष कवि जो है संक्षिप्त रूप में यहाँ बता रहा हूँ। बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने साकेत संत लिखा है। उदय शंकर भट्ट जी ने तक्षशिला काव्य लिखा। प्रताप नारायण पुरोहित ने नल नरेश, जिसमें 19 सर्ग हैं।
आपको सुज्ञात होगा प्यारे विद्यार्थियों की भारतेंदु युग में प्रबंध काव्य नहीं के बराबर लिखे गए हैं, बहुत कम मुक्त काव्य की प्रवृत्ति अधिक रही है, जबकि द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य खंड काव्य बहुत अधिक लिखे गए हैं। ये इनमें अलग पहचान दिखाने का बिंदु भी है। और गुरु भक्त सिंह भक्त केसरी सिंह बारहट के द्वारा प्रताप चरित्र, और गुरु भक्त सिंह भक्त ने नूरजहाँ विक्रमादित्य जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। और अनूप शर्मा जी ने सिद्धार्थ सर्वाणी वर्धमान इनके ऊपर काव्य लिखा। श्याम नारायण पांडे राष्ट्रीय वीर रस के कवि हल्दी घाटी और जौहर जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। और मोहनलाल महतो वियोगी ने आर्याव्रत लिखा। हरदयालु सिंह दैत्यवंश रावण जैसे काव्य लिखे। ठाकुर प्रसाद सिंह महामानव और रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र रश्मिरथी उर्वशी। प्यारे विद्यार्थियों, ये 25 साहित्यकार हैं। इनमें से आपकी परीक्षा में जब आता है कि द्विवेदी युगीन साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो इन 25 में से भी यदि आप 10 के बारे में संक्षिप्त रूप में दे देंगे, लिख देंगे थोड़ा बहुत, तो आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि 25 के 25 ही आप याद करें। 10-12 कवि प्रमुख कवियों को आप ले लें, जैसे श्रीधर पाठक हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, रामचरित उपाध्याय हैं, नाथुराम शर्मा शंकर हैं। ऐसे खास कवियों को आप लें और उनकी रचनाओं को आप याद करके परीक्षा में लिखें, तो आपके उत्तम कोटि के अंक आ सकते हैं। अब हम द्विवेदी युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनको हम संक्षिप्त रूप में मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से इनको सुने, क्योंकि परीक्षाओं में केवल लैंग्वेज को मात्र पैराग्राफ में लिख करके आने से नंबर नहीं आते हैं। उसमें उस विषय वस्तु को आप डिवाइडेशन करें, पॉइंटों में पॉइंट बनाएं, बिंदु बना करके आप लिखें, बिंदुओं में फिर उसकी विषय वस्तु के रूप में उसको विवरण देते, उसको समझाएं, उससे संबंधित उदाहरण भी आप प्रस्तुत करें कविताओं की। तो प्रमाण स्वरूप जब आप उदाहरण देंगे तभी आपके अच्छे अंक आ पाएंगे। जिस तरह से भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को हमने देखा और अब द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को हम पढ़ने जा रहे हैं, और दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। जैसे राष्ट्रीय चेतना ये द्विवेदी युग में भी है और भारतेंदु युग में भी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है भारतीय पूरे भारत मातृभूमि को अपनी चंगुल में अपनी बेड़ियों में जकड़ रखा था। तो जन जागरण की आवश्यकता थी। देश को आज़ाद कराने के लिए देश प्रेम अतीत गौरव की कविताएं लिखना अत्यंत आवश्यक था। स्वदेश अभिमान की कविताएं लिखना अत्यंत आवश्यक था। तो देखिए, इनके ऊपर राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास इन सभी द्विवेदी युगीन कवियों ने किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जो भारतीय आत्मा के नाम से चर्चित हैं, जिनकी एक पुष्प कविता जो है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए, बलिदान देने के लिए, वीर सपूतों को अपनी आहुति देने के लिए और मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए उत्प्रेरित करने वाली ओजस्वी शैली में ये कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रस्तुत की हैं। और एक पंक्ति और है यहाँ पर, रहे देश की नाक स्वदेशी कपड़े पहने। देश की नाक यानी इज्जत तभी बन सकती है, सम्मान देश का तभी रह सकता है जब हम स्वदेशी कपड़ों को पहने, अपने ही बनाए हुए कपड़ों को पहने। है ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने, वही देश के सच्चे नागरिक कहलाने लायक है जो स्वदेशी कपड़ों का उपयोग करेंगे और विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे। तो ये स्वदेश प्रेम, देश प्रेम, मातृभूमि प्रेम, स्वदेश अनुराग, अतीत गौरव, इन सभी को लेकर के द्विवेदी युगीन कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की और भारतीय जनता में जन जागरण लाने का प्रयास किया। सामाजिक चेतना, भारतेंदु युग में भी समाज की दुर्दशा का चित्रण हुआ है, और यहाँ पर भी सामाजिक चेतना है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत की क्या दुर्दशा हो गई थी। प्रत्येक वर्ग की सभी त्राय कर रहे थे। जैसे यहाँ पर भी एक पंक्ति उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं, भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा। अर्थात संपूर्ण भारतीय समाज का हाल तो देखिए कैसा है, आलम का जंजाल जरा देखो है कैसा। यानी सीधे सीधे हैं यहाँ पर सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया गया। और गद्य, तीसरा बिंदु देखिए, गद्य पद्य की भाषाओं में एकरूपता लाने का प्रयास। प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु युग में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। जैसे निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, उन सभी में
खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। और जितनी भी कविताएं लिखी गई है, कुछ एक कविताओं को छोड़ करके भारतेंदु जी जैसे फूलों का गुच्छा, इन काव्य संग्रह को छोड़ करके साइंस में प्राय उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया जो रीति काल में चल रही थी। और यहाँ द्विवेदी युग में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है कविता की भाषा और गद्यात्मक भाषा यानी गद्य विधाओं की दोनों की भाषा खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया। खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। साथ ही एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया गया, उसे परिष्कृत रूप दिया गया, एक मानक रूप देख करके उसका मानकीकरण किया गया। अगली जो चौथी विशेषता सांस्कृतिक चेतना। संस्कृति शब्द का नाम लेते ही हमें ये पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है, कितनी विविधता, और इसमें कितनी विविधता में एकता, अनेकता में एकता जैसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में जो अपना परचम लहराती थी, जितने आदर्श हुआ करते थे, जितने मूल्य थे, उन सब मूल्यों का अंग्रेजी शासनकाल में पतन होने लग गया था। तो अतीत का गायन करके इन सभी कवियों ने भारतीय संस्कृति के जो मानव मूल्य हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश की और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान भारतीय जनमानस को करवाई कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति का परचम विश्व में फहराया था, लहराया था। जैसे एक पंक्ति यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं, मैं नहीं यह संदेश स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति साकेत से कि इस पृथ्वी तल को ही मैं स्वर्ग बनाने के समान, स्वर्ग के समान बनाने आया हूँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति सदैव समृद्ध रही है। पांचवें बिंदु को देखिए, पौराणिक चरित्रों में लोक नायकों का समावेश। पौराणिक चरित्रों का तात्पर्य जो महाभारत, रामायण, पुराण आदि में जो पात्र आए हैं उनको लेकर के आधुनिक युग की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण करना, यानी इतिवर्तात्मकता जिसको कह सकते हैं, इतिहास के प्रसंगों को लेकर के वर्तमान की बात कहना, उपदेश शैली में अपनी बात को प्रस्तुत करना। जैसे राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इस तरह से महिमामयी व्यक्तित्व का समावेश पौराणिक चरित्रों को उभारते हुए आधुनिक संदर्भ में अपनी विषय वस्तु को लाना, प्रस्तुतिकरण करना, ये इन कवियों ने किया है कार्य। और छठा बिंदु है वायवीय कल्पनाओं का अभाव, यानी इन कवियों ने कल्पनाएं नहीं की है, कोरी कल्पनाएं नहीं कही है, ये इतिहास के प्राचीन प्रसंगों को उठा करके इन्होंने अपनी बातें कही। और जैसे आगे चल करके छायावादी युग आता है तो वो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप खड़ा होता है। इतिवर्तात्मकता, उपदेशात्मकता और इन के विरुद्ध वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध करते हैं। यानी स्थूल काव्य जो है, यथार्थ काव्य जैसा है वैसा, जिसको हम यथार्थवादी कह सकते हैं, वो द्विवेदी युग की पहचान है। इतिवर्तात्मक शैली इसकी पहचान है। उपदेशात्मक प्रवृत्ति यहाँ रही है। पौराणिक कथाओं को आधार बना करके इन्होंने रचनाएं लिखी है। सांस्कृतिक चेतना जगाने का प्रयास किया, गद्य पद्य रचनाओं में एकरूपता लाने का प्रयास किया। तो देखिए एक पंक्ति यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी है, वायवीय कल्पनाओं का अभाव। जगत है सच्चा, तनिक ने कच्चा, इसका भेद समझो बच्चा। जैसी पंक्तियाँ यहाँ पर यथार्थवाद की प्रेरित हैं। और इतिवर्तात्मकता की प्रधानता है, ये द्विवेदी युग की अपनी स्वयं की खास पहचान है। यानी इतिहास में हम कैसे थे, कितने गौरव से संपन्न थे। भारत विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात था। यहाँ की संस्कृति का परचम जो है विश्व में लहराता था और विश्व गुरु के रूप में भारत विख्यात था। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे इन समस्याओं, आओ मिलकर विचारें समस्याएं सारी। जैसी पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें समस्याएं सभी, जैसी पंक्तियाँ लिख करके इतिवर्तात्मक शैली का वर्णन यहाँ मिलता है। नैतिकता और आदर्श। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता, प्रेम वर्णन की प्रवृत्ति रही है, उस प्रवृत्ति को यहाँ द्विवेदी युग में पूरी तरह से नकारा है। श्रृंगार रस का बिल्कुल वर्णन नहीं है। नारी के प्रति जो लेकर के प्रेम भावना जो द्विवेदी युग में थी, इसमें भारतेंदु युग में थी, इस युग में बिल्कुल नहीं है।
यहाँ नैतिक आदर्शों की स्थापना की गई है, मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। जैसे केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, जैसी पंक्तियाँ यहाँ लागू होती हैं। और प्रकृति चित्रण द्विवेदी युग में और भारतेंदु युग में एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ आकर के जो प्रकृति चित्रण है वो उपदेशात्मक रूप में, आलंबन रूप में अधिक हुआ है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इस तरह की पंक्तियाँ प्रिय प्रवास की। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश क्षणिक छिन छिन धारती। ये श्रीधर पाठक जी की पंक्तियाँ जो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है। और 10वें बिंदु को देखिए, हास्य व्यंग्य की प्रधानता। हास्य व्यंग्य ये भारतेंदु युग में भी यही प्रवृत्ति और यहाँ पर भी यही प्रवृत्ति है। हमसे सुनो सच की कहानी जिससे झूठ की मरे नानी, जैसी पंक्तियाँ, यानी हास्य और व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं, कुरीतियों, बुराइयों को, जैसे छुआछूत, बाल विवाह आदि को उभारने की कोशिश की और जनता का ध्यान आकृष्ट किया और जन जागरण लाने की कोशिश की। समाज सुधार की भावना यहाँ मौजूद हैं। अगला 11वां बिंदु देखिए, सामान्य मानवीय भावना। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करे, मानवतावाद रखे। विश्व प्रेम के बंधनों में मुझको मिला मुक्ति का द्वार, अर्थात प्रत्येक प्राणी समान है, सबसे हमें प्रेम करना चाहिए, सबसे हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जैसी भावना यहाँ उभर कर आती है। और स्वदेशी भावना, अर्थात अपने देश के प्रति प्रेम, अतीत गौरव की प्रवृत्तियाँ हमें इनके काव्य में मिलती है। जैसे स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजिए, स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजिए, विनय इतना हमारा मान लीजिए, शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, ने जाओ पास उनसे दूर भागो, जैसी पंक्तियाँ, जैसी कविताएं इस द्विवेदी युग में हमें मिलती हैं। तो देश के प्रति प्रेम, देश गौरव, मातृभूमि के प्रति प्रेम जैसी प्रवृत्तियाँ इस युग में हैं। और उपदेशात्मकता, ये प्रवृत्ति भारतेंदु युग में बहुत कम है और द्विवेदी युग में अधिकांश रूप में ये हैं। कवियों उठो अब तो उठो, कवि कर्म की रक्षा करो, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें इस देश को जगाना है, प्रत्येक भारत के नागरिक को जगाना है, उसमें जोश भरना है, मातृभूमि को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना है, हमें सबको खुले आसमान में लाना है ताकि हम स्वाधीनता की सांस ले सकें। तो सबको वीर सपूत बन के कुर्बानी देने के लिए प्रेरित किया इन्होंने, उपदेश दिया, ओजस्वी रचनाएं लिखी। सब नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो, अर्थात भारत के हताश, निराश, शुद्ध मानस में तुम राष्ट्रीयता के भावों को भरने का, हे कवियों तुम अपने कर्तव्य का ध्यान कीजिए और इन कर्तव्यों का पालन कीजिए, तुम्हारी लेखनी देश हित में काम आए। नारी की गरिमा और महत्ता, यानी जैसे पंक्तियां हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ नारी की दयनीय दशा का चित्रण। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे क्या वे मुझसे अपने पद की बाधा पाते। इस तरह से नारी के प्रति जो रूढ़िवादी जो परंपराएं रही है उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और नारी को इज्जत और सम्मान से रहने की भावना और उनके जो अंतरतम में छिपे हुए जो मानवीय गुण हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश इन कवियों ने की और नारी को समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रयास और उसका महत्व को स्थापित करने का प्रयास इन सभी कवियों ने किया है। अगली जो विशेषता है वो है काव्य रूपों की विविधता, यानी काव्य रूप जैसे द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में हमने पढ़ा कि मुक्तक काव्य अधिकांश रूप में लिखे गए हैं, कहीं कहीं खंड काव्य और प्रबंध काव्य की प्रवृत्ति बहुत कम रही है, लेकिन यहाँ द्विवेदी युग में जो लिखे गए अधिकांश रूप में प्रबंध काव्य, खंड काव्य हैं, बहुत कम मुक्तक काव्य और चंपू काव्य हैं, चंपू काव्य तो बहुत कम। इसी तरह से छंदों की विविधता, यानी नवीन संस्कृत छंदों का प्रयोग, जैसे कि दोहा, यानी प्राचीन जो छंद होते हैं दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलियों के साथ साथ संस्कृत के वर्ण, वृत्त, हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दुल, विक्रीडित, तोटक जैसे छंदों का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 16 प्रवृत्तियों के बारे में मैंने आपके यहाँ चर्चा की है
और इन 16 प्रवृत्तियों को आप, इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से याद करें। 16 में से आप 12 बिंदु, 10-12 बिंदु यहाँ आप लिख दें तो भी उत्तम कोटि के अंक आपके आ सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं द्विवेदी युग का महत्व, यानी द्विवेदी हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया तथा गद्य के क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता तक ये लेकर आए। देश प्रेम से जोड़ा उनको, श्रृंगार वर्णन को इन्होंने नकारा। जड़ता से प्रगति की ओर ये बढ़े, रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ये आगे बढ़े। इस दृष्टि से इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और द्विवेदी युग की एक महती उपलब्धि है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई भारत भारती रचना, जो एक महाकाव्य हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी ने भी हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना प्रिय प्रवास लिखी, यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और ब्रज भाषा के कवि सुकवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का उद्धव शतक भी इस युग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति मानी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय और द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों का हमने विश्लेषण किया है, उनकी व्याख्या की है मैंने, उनके अच्छे अच्छे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आप अच्छी तरह से इनको याद करके परीक्षा में लिखें। परीक्षा में यदि प्रश्न आता है भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का परिचय देते हुए भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, तो पिछली जो 3 ऑनलाइन कक्षाओं में आपने जो पढ़ा उस और PDF नोट्स भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किए हैं। और ये जो वीडियो जो बन रहा है ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लें इन प्रश्नों के उत्तर को। और ये द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय भी, ये दूसरा बिंदु भी आपके पूर्ण हो चुका है। यानी 2 काव्य धाराओं पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अगली जो काव्य धारा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगी छायावादी काव्य धारा। तो आप जय हिंद, जय भारत। इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।